क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड एक्टाइटिस होता है डायलेशन एंड एक्सपेंशन। होता क्या है कि जो ये नॉर्मल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाइटिस में, उसकी साइड की वॉल्स में इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हम देखने को मिलेगा, और जो एयर फ्लक्स होता है उसमें म्यूकस एक्स्ट्रा सिक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ड टू ब्रीथ होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज फ्रॉम द म्यूकस प्लग causes mucus plug to form in the airways and those mucus plugs obstruct the airflows। ये म्यूकस प्लस जो होता है वो रिलीज होता है, एक्स्ट्रा म्यूकस हो जाता है, ये एरिया डायलेट हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है एयर फ्लोज। नॉर्मली व्हेन टेकिंग ए ब्रीथ द डायफ्राम मसल्स डाउन एंड दैट क्रिएट नेगेटिव प्रेशर विद इन द चेस्ट। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो थोड़ी सी केस हमारा इंक्रीज होता है, और डायफ्राम मसल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड करती है, जो डोम शेप होती है, और फिर इजिली हमारा नेगेटिव प्रेशर की वजह से एयर जो होता है माउथ में जाता है, माउथ से नोज में जाता है, नोज से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकियोल, और फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर टर्शियरी, फिर एल्वेलाई में जाती है। फिर एल्वेलाई में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर होती कैसे है कि जैसे एल्वियोलाई ब्रोंकियल के हम स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पे, तो पहली जो सेल्स आती है इलास्टिक फाइबर्स की सेल आती है, जो रबर बैंड लाइक प्रॉपर्टीज जिसकी होती है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी उस वॉल्स में होती है। फिर दूसरी इसके बाद आती है एपिथेलियल सेल, उसकी बाहर की साइड आती है एपिथेलियल सेल। फिर इस एपिथेलियल सेल की बाहर आती है सीलियर सेल्स। ये सीलियर सेल्स जो होती है सीलियर सिक्रीट करती है, और ये क्या करती है, ये म्यूकस सिक्रीट करती है, और ये म्यूकस जो होता है वो ट्रैप करता है फॉरेन पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को, डस्ट को ट्रैप करने का काम करता है। फिर वो म्यूकोसीलियरी इंसुलेटर से वो स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में HCl इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। Eventually, all the mucus and any tiny particle move into the esophagus and get swallowed and destroyed by the acid in the stomach। स्टोमक इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर bronchiectasis result from the disease that cause the chronic inflammation। bronchiectasis होता है chronic inflammation से, और chronic inflammations के जो cause होते हैं, हम यहाँ पे 3 cause पढ़ेंगे पहले, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फिर पहले कोर्स जो हम पढ़ते हैं वो होता है प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेज। जो सीलिया होती है, जो लेयर जो हमने पढ़ी थी एपिथेलियम के बाहर, ये बाद में लेयर आती है सीलियर वाली, ये क्या होती है, इनका जो मूवमेंट होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप नहीं कर पाती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की मल्टीप्लाई होती है, और उसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाता है, फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। सेकेंड रीजन होगा सिस्टिक फिब्रोसिस। इसमें होता है कि म्यूकस थिकेंड हो जाती है, और जिसकी वजह से हार्ड टू स्लीप होती है। म्यूकस जो होती है एक्स्ट्रा स्टिकी हो जाती है और हार्ड टू स्लीप होती है, उसकी वजह से म्यूकस जो होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और न्यूमोनिया होगा, और उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अल्टीमेटली हमें देखने को मिलेगा। थर्ड जो कंडीशन है एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें जो होगा ट्यूमर, जैसे कि एयरवेज हम देखते हैं ये वाली एपिथेलियल, फिर सीलियर वाली, तो इसमें कोई भी जैसे फॉरेन मटेरियल वहां पे बीच में इंस्ट्रक्ट हो गया, लॉज हो गया ये वाला, जैसे कि पीनट ही हो गया, बीच में कुछ भी हम खाते हैं तो, और या दूसरा रीजन जो इसका है, ये तो है फॉरेन बॉडी लॉज, और सेकंड जो है रीजन ट्यूमर हो गया इनसाइड, ये भी एक रीजन है कि एयरवे जो होगी वो ब्लॉक हो गई। थर्ड रीजन है आउटसाइड ट्यूमर होता है, इसकी वजह से भी होगी। तो ये 3 रीजन हमें देखने को मिलते हैं एयर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। इसकी वजह से म्यूकस ज्यादा रिलीज होता है, फिर न्यूमोनिया होगा, फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। और बाकी केस और भी देखे गए हैं, जैसे कि एस्परगिलोसिस, इसमें भी क्या होता है, देखने को मिला है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। और क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है जो इन्फ्लेमेशन को कोज करता है एलबी के। तो इसमें होता क्या है, ओवर द टाइम इम्यून सेल्स रिलीज साइटोकाइंस डैमेज सीलियरी एपिथेलियल सेल्स। जो इम्यून सेल्स जो होती है वो
क्या करती है, जो सीलियर सेल्स एपिथेलियम सेल्स को डैमेज करने का काम करती है। फिर ये डैमेज कर देती है इलास्टिन को। तो जो वॉल होती है, जो इलास्टिक होती है, उसकी वही डिस्ट्रॉय हो गई है, तो फिर इलास्टिसिटी जो होगी पूरी लॉस हो गई है। इसके वजह से होता क्या है कि इलास्टिक एज ए इलास्टिक लॉस एंड मोर कोलिजन फाइबर मेक्स लंग्स लेस इलास्टिक एंड मोर स्टिफ। जो लंग्स जो होता है वो ज्यादा स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ड फॉर एयर टू फ्लो स्मूथली, लीड टू द पैटर्न ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। Inflammation also extended to the whole pleura. Over the lung function decreases, there can be hypoxia. तो वही होगा वहां पे कि तो वहां पे होता क्या है कि जो हार्ड फॉर द तो होता क्या है कि तो होता क्या है कि तो होता क्या है कि इलास्टिन लॉस एंड मोर कोलिजन मेक्स लंग्स लेस इलास्टिक एंड मोर स्टिफ। वो ज्यादा स्टिफ हो जाएगा, इसकी वजह से हार्ड फॉर द एयर टू फ्लो स्मूथली होगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज वहां पे होगा। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो गया है तो इन्फ्लेमेशन पूरा प्लूरा जो होता है लंग्स का, वो पूरा फैलने का डर रहता है कि पूरा प्लूरा में भी वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जो आउटर लेयर होती है प्लूरा, उसमें होने का डर रहता है। फिर उसके साथ में और ज्यादा क्या हो जाता है, लंग्स फंक्शन जो होता है डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन लेने में डिफिशियंसी हो जाएगी। और फिर इसकी वजह से आर्ट्रियोल वैसोकंस्ट्रिक्शन वहां का होगा। तो आर्ट्रियोल वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, वो एरिया होगा, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया में कोई भी वहाँ के जो ब्रोंकियल्स हो वो इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इस एरिया में वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और ये एरिया नॉन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होगी, जो हार्ट से ब्लड सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई यहाँ पे बंद हो जाएगी। फिर वो अपना रूट जो है वो डाइवर्ट कर देगा, जो नॉर्मल एल्वियोलाई जो है उन पे वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जब वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब पूरा फैल गया है पूरी तरह से, तब फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वहां पे होगा और वस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा वहां का, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे वस्कुलर रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया है पूरा एरिया में, और वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है हार्ट को, और वो पूरा का पूरा क्या होगा, हाइपरटेंशन वहां पे होगा, प्रेशर वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। इससे क्या होगा कि जब वहां पे जैसे कि हार्ट को जैसे कि देखने को मिलेगा हार्ट को लंग से नहीं मिल पा रहा है, लंग से हार्ट को नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन, तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है लंग से, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको पंप करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी से वो पंप करता है, और राइट वेंट्रिकल से पंप करता है लंग्स में। तो वो पंप करने के लिए वो बोले वो क्या करेगा, अपने मसल की हाइपरट्रॉफी कर लेगा वहां पे। इसको ही बोलते हैं कंडीशंस को कोर पल्मोनरी, इस कंडीशन को बोलेंगे। सिम्टम्स जो देख सिम्टम्स जो इसमें देखने को मिलेगी, वीजिंग एंड कफिंग, वो आएंगे और जाएंगे। और वोट्स ड्यूरिंग निमोनिया, निमोनिया के होते ही ये बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करेगा, तो वो कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगी। फिर शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस, सांस लेने में बहुत ज्यादा कमी होगी। फॉल स्मेलिंग ऑफ म्यूकस, म्यूकस से बहुत ज्यादा स्मेल फॉल आएगी। लॉन्ग टर्म हाइपोक्सिया,
लॉन्ग टर्म हाइपोक्सिया में क्या होता है, जब बहुत लंबे समय तक हाइपोक्सिया होगा तो डिजिटल क्लबिंग होगी। मतलब ही डिजिटल क्लबिंग होता है क्या है कि जो नेल बेड होता है उसका वो राउंडेड हो जाती है। नॉर्मल नेल बेड ऐसे होती है, वो पूरा राउंडेड हो जाती है। और डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में पहले हम करते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में हम देखते हैं कि ब्रोंकियल और ब्रोंकियल्स जो होते हैं वो डायलेट हमें मिलते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसमें क्या होता है, लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, एबिलिटी टू फोर्स आउट डिक्रीज हो जाता है। फिर जेनेटिक टेस्टिंग, हम फैमिली ट्री देखेंगे, जेनेटिक फैमिली ट्री देखेंगे, उसमें जेनेटिक टेस्टिंग में देखते हैं कि वो डिसीज हमारे पेरेंट्स से तो नहीं आ रही है। फिर ट्रीटमेंट में हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स। न्यूमोनिया के लिए हम देंगे रिकरेंट एंटी, न्यूमोनिया के लिए हम देते हैं एंटीबायोटिक्स देंगे, उसके लिए एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट चलता है। और म्यूकस को रिमूव करने के लिए हम परक्यूजन करेंगे, उसका म्यूकस को वहां से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। फिर फॉरेन बॉडी और ट्यूमर के लिए सर्जरी इसमें होती है। अ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे टिक करें। थैंक यू।